जय हिंद। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सबको जानना चाहिए। भारत के नागरिक जो भी उन ऐसी कुछ विषय हैं जिसके विषय में जानकारी सभी नागरिकों को होना चाहिए। उनका क्या अधिकार है, क्या चीज़ है, उनमें जानना चाहिए। उसमें से एक विषय आता है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन के लाभ क्या हैं, उसके हानि क्या है, उसके कम उपयोग से लाभ क्या है, उसके ज़्यादा उपयोग से हानि क्या है। अगर संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला आता है तो क्या होता है, और संसाधन का विकास अगर सारे समाज में बराबरी से हो तो उस स्थिति में क्या होता है। समझ आ गया। सबसे पहले समझते हैं संसाधन होता क्या है। तो देखिए, नाम क्या है, संसाधन। तो संसाधन हम किसे कहेंगे, तो वे सभी वस्तुएं, वे दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी तरह से हमारे काम आती हैं, वो कहलाती हैं संसाधन। वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी तरह से हमारे काम आती हैं उसे कहते हैं संसाधन। जैसे हमारा व्हाइट मार्कर है, तो इससे हम लिख रहे हैं, तो ये हमारे काम की चीज़ है, इसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। दुनिया की वे सभी चीज़ें जो किसी न किसी तरह से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो कहलाती है हमारा संसाधन। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विचार रखे। जैसे इसमें पहले वैज्ञानिक थे फिशर नाम के। उन्होंने बताया कि वे सभी वस्तुएं जो मानव की इच्छाओं को पूरा करती हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। जो मानव की इच्छा को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। तो मानव की इच्छा को पूरा करने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। इसके बाद जिमरमैन है, उन्होंने कहा कि वे सभी वस्तुएं जो मानव को संतुष्ट करती हैं उसे कहते हैं हम संसाधन। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ कि दोनों हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी वस्तु रहेगी किसी न किसी तरह से हमारे अगर काम में आ रही है तो उसे कहते हैं हम संसाधन। इंग्लिश में कहते हैं उसको रिसोर्स। रिसोर्स समझ आ गया। अब ध्यान से देखिए, संसाधन को हम बांट सकते हैं दो भागों में। अब देखिए, कुछ चीजें हम लोग कुछ संसाधन हम लोग खुद बनाते हैं, कुछ संसाधन हमको प्रकृति द्वारा मिली होती है। समझ आ गया ना। तो प्राकृतिक, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, तो वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला है उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे पवन, सूर्य का प्रकाश। पवन भी हमारे काम आता है तो भी एक प्रकार क्या है, संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो जो ये मार्कर में लिया ये तो प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये तो किसी न किसी मनुष्य ने ही बनाया होगा ना। तो इसे कहेंगे मानवीय संसाधन। तो संसाधन को अगर हम दो भागों में बांटे तो उसको बांट सकते हैं हम प्राकृतिक संसाधन में, और दूसरा बांट सकते हैं, दूसरा हो जाएगा उसका मानवीय संसाधन में। प्राकृतिक में उस सभी चीजें आ जाएंगी जो हमें प्रकृति ने दिया है फ्री में, और मानवीय में जो मानव ने अपने सहायता के लिए खुद उसका निर्माण किया हो उसे कहते हैं मानवीय संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। समझा गया। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो देखिए, कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिसका पुनः पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे पवन, सूर्य का प्रकाश, जल इत्यादि। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिसका एक बार उपयोग कर लेंगे, उसके बाद से उसके निर्माण हजारों साल बाद होगा। जैसे मान लेते हैं हम कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये भी तो हमें प्रकृति ने ही दिया है। डीजल पेट्रोल तो हम बनाते नहीं है, लेकिन अगर हम इसका एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो इसका पुनर्निर्माण हजारों लाखों साल बाद जीवाश्मों के द्वारा होता है। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटें तो इसको हम बांट सकते हैं, पहला नवीकरणीय संसाधन में और दूसरा हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन में। और परिभाषा कोई पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी संसाधन जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति दी रहेगी लेकिन उसका हम पुनः पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, जल है, इसका हम पुनः पुनः उपयोग कर सकते हैं। अब वे प्राकृतिक संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद उसका निर्माण होने में लगभग लाखों हजारों साल लगता है, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए डीजल, पेट्रोल जो धरती के नीचे से निकाली जाती है तो सब क्या होती है, अनवीकरणीय संसाधन होती है। अगर उसका आप एक बार उपयोग कर लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद उसका निर्माण हजारों लाखों साल बाद ही हो सकता है। समझ आ गया ना। अब आगे क्या है,
नवीकरणीय को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, नवीकरणीय को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका सतत प्रवाह, मतलब जो प्रवाहित होता है। इसका मतलब उसके नाम से स्पष्ट है, जो प्रवाहित, जैसे पवन है, जल है, ये सब क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो उसको उस भाग में बांट देते हैं तो सतत प्रवाह हो जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद से इसका है जैव संसाधन। प्रकृति में भी कुछ जैव संसाधन हो, जैसे जितने भी पशु जीव जंतु होते हैं उसको तो हम पैदा नहीं करते हैं, समझा गया ना। तो वही समझ लीजिए एक प्रकार की प्रकृति की ही देन है। ठीक, अब देखिए इसमें जैव संसाधन को हम बांट सकते हैं दो प्रकार के। जैव संसाधन को हम बांट सकते हैं, जैव को क्या कहेंगे, और मान लीजिए कोई पूछता है जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी संसाधन जिसमें जीवन पाया जाएगा उसे कहेंगे हम जैव संसाधन, समझा गया ना। वे सभी संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे अजैव संसाधन। मतलब जिसमें जीवन पाया जाएगा, जो गति कर सकते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, वे सब हो जाएंगे आपका जैव संसाधन, जिनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक, अजैव क्या होगा, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, गति नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं सकते हैं, वो हो जाएंगे आपके अजैव संसाधन, समझा क्या। देखिए जैव संसाधन, देखिए वनस्पति। अब ये मत सोचिएगा केवल पशु पक्षियों यानी वन्य जीवों में भी जीवन पाया जाता है, जीवन पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। इसका पता जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था कि पेड़ों में भी संवेदनाएं होती हैं। जब आप छुई मुई का पौधा छूते हैं तो छूते ही क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पेड़ भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं, पेड़ों में भी जीवन पाया जाता है। तो पेड़ पौधे और वनस्पतियों को हम जैव संसाधन के अंतर्गत ही रखेंगे, समझा गया ना। तो वे सभी संसाधन जिसमें जीवन पाया जाएगा जैव संसाधन हो जाएगा, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा उससे कह देंगे हम अजैव संसाधन। अब इसमें आगे देखिए, जितने भी वन्य जीव हैं वो सब क्या कहला जाएंगे, जितने भी वन्य जीव है वो क्या कहला जाएंगे, आपके जैव संसाधन, उसमें जीवन पाया जाता। अब देखिए इस सब इधर का पूरा हो गया। अब इधर ध्यान से देखिए, इसके बाद है इसमें है संसाधन को प्राकृतिक बांट दिए। अब मानवीय संसाधन में जो हम लोग का जिस संसाधन का हम लोग निर्माण करते हैं उसमें क्या है, मानवीय में है कि संस्थाएं, संरचना, संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। देखिए मानवीय संसाधन को अगर हम ध्यान से देखें, उसका कोई कुछ ना कुछ उसकी संरचना होती है और कुछ ना कुछ उसकी संस्था होती है। जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी का निर्माण, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, मोबाइल को हम ले लेते हैं, तो मोबाइल भी हमारे प्रकार से एक प्रकार मानवीय संसाधन है, क्योंकि मोबाइल का निर्माण मानव ने किया था। ठीक, तो मोबाइल भी एक प्रकार की मानवीय संसाधन हो जाएगी। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, मोबाइल कोई ना कोई संस्था बनाती होगी। ठीक, कोई ना कोई संस्था ही ना बनाती होगी, कोई किसी ना किसी कंपनी की फैक्ट्री ना बनाती होगी। और इसमें दूसरा है संरचनाएं, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा कि कैसे कैसे मोबाइल को बनाया जाएगा। ये थोड़ा कि हर मोबाइल को अलग अलग तरीकों से बनाया जाएगा। बस एक मोबाइल को निर्माण करने की कला सीख जाएंगे सब, उसके बाद से उसका कॉपी करते जाएंगे सब। तो कुछ ना कुछ उसकी संरचनाएं भी होती हैं। इसके बाद किसी ना किसी मात्रा में भी, तो किसी ना किसी मात्रा में मोबाइल का उत्पादन होगा, क्वांटिटी जिसे कहते हैं इसमें क्वांटिटी। तो किसी ना किसी मात्रा में उसका उत्पादन होगा और उसका कुछ ना कुछ गुणवत्ता होगा, क्वालिटी होगी। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो मोबाइल बिकेगा ही नहीं। तो मानवीय संसाधन में चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर कोई चाहता है कि हम मानवीय संसाधन बना पर पैसा कमाए, तो उसके लिए चार चीजें क्या है, एकदम जरूरी है। पहला क्या कि उसकी कोई ना कोई संस्था बनाना एकदम जरूरी है। किसी भी सरकार में कोई भी कंपनी फैक्ट्री खोलती है तो सरकार से परमिशन लेकर संस्था बनाई जाती है। सबसे पहला चीज क्या है, संस्था, यानी फैक्ट्री मोबाइल का उत्पादन करने के लिए संस्था होना चाहिए। दूसरा क्या है, संरचना, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होना चाहिए। ठीक, कि कंपनी का कौन सा विभाग क्या बनाएगा, कौन सा विभाग बैटरी बनाएगा, कौन सा विभाग उसकी सेटिंग करेगा, समझा क्या ना। और इसमें है उसकी मात्रा। मान लीजिए एक साल में एक मोबाइल बना रहा है तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, आखिर उसको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, उस संसाधन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मान लीजिए एक मार्कर का निर्माण एक साल में एक हो रहा है तो उससे न कंपनी को फायदा है ना हम लोग का कोई फायदा होगा, समझा क्या ना। तो मानवीय संसाधन में उसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसका उत्पादन हो तो सही रहता है,
और उत्पादन के साथ साथ क्या हो, उसमें गुणवत्ता भी हो, क्वालिटी भी हो। ज्यादा उत्पादन नहीं करके क्या कह लोगे जब उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं रहेगी। लोग क्वांटिटी नहीं, लोग अधिकतम क्वालिटी देखते हैं। समझा गया ना। तो मानवीय संसाधन के 4 चीजें हैं जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। समझा गया। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, इन 4 चीजों का सबसे पहले ध्यान देती है। वो चाहती है कि कम से कम पैसा में हमारा संस्था बैठ जाए किसी भी देश में, ठीक। कम से कम पैसा हम कम से कम एम्प्लॉय रखना पड़े। समझा गया ना। कम से कम कर्मचारी रखना पड़े जिससे हमारा पैसा बच जाए। समझा गया ना। और हर कंपनी चाहती है तो हम अधिक से अधिक मात्रा में किसी भी चीज का उत्पादन करें। समझा गया ना। और मात्रा के साथ साथ क्या, गुणवत्ता भी होनी चाहिए। समझा गया ना। देखो क्वालिटी, यहां ध्यान से देखिए, क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस। क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं QQS टेक्निक। क्या कहते हैं? QQS टेक्निक। इसमें है थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल ने किताब लिखा है उसी में दिया है। QQS टेक्निक होती क्या है? तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर ज्यादा पैसा कमाना है, कोई कंपनी चाहती है ब्रांडेड बनना, तो उसको अगर वो QQS टेक्निक का फॉलो करती है तो आने वाले 10 से 20 सालों में एक ब्रांड बन जाएगी कंपनी। जैसे इस समय कोको कोला है, एप्पल है, वीवो है, अमेजोन है। तो अगर कोई भी कंपनी चाहती है ब्रांड बनना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन बनाना, तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। QQS टेक्निक होता क्या है? QQS टेक्निक ध्यान से देखिए। पहला क्यू का मतलब होता है उसकी क्वालिटी। सबसे पहले क्वांटिटी से पहले क्या आता है? क्वालिटी आता है। अगर मैं आप लोगों को 10 चीजें दूं, 10 मान लो 10 कलम दे रहा हूं, 10 कलम दे रहा हूं, इसमें क्वालिटी नहीं है, बस क्वांटिटी है कि मैं 10 कलम दे रहा हूं और उसका कोई लिखने में अच्छा नहीं लिख रहा है, और मैं आपको एक और केवल 1 कलम दे रहा हूं लेकिन वो बहुत अच्छा लिख रहा है, तब किसको पसंद करेंगे? 1 कलम वाले को। जाहिर सी बात है। तो जनता भी क्वांटिटी से पहले क्वालिटी देखती है। समझा गया ना। अधिकतम जनता क्वांटिटी से पहले क्या देखती है? क्वालिटी देखती है। तो पहला क्या है? क्वालिटी। समझा गया ना। दूसरे की का मतलब होता है क्वांटिटी। देखिए क्वालिटी तो जनता को चाहिए ना। तो अगर कोई कंपनी केवल क्वालिटी देगी तो उसके पास ज्यादा खर्च होगा, तो कमाए कैसे पैसा? तो कंपनी सबसे पहले स्थान पर रखती है क्वालिटी को, और उसके जस्ट दूसरे स्थान क्या रखती है? क्वांटिटी को। कि हमें क्वालिटी देना है, साथ साथ हमें उसकी जो जितना प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा भी बढ़ानी, नहीं तो हम पैसा कहाँ से कमा पाएंगे। समझा गया ना। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और इसके बाद से क्या है? जस्ट का मतलब होता है आपका सर्विस। क्या होता है? सर्विस। क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा। समझा गया ना। सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा। इधर देखो, सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा। अब देखो सेवा का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से। जैसे अमेजोन एक कंपनी है ना, कंपनी अमेजोन। तो अमेजोन कंपनी जाने किस लिए जानी जाती है? अपने सेवा के लिए जानी जाती है, सर्विस टाइम के लिए जानी जाती है, कि ऑन टाइम डिलीवरी कर देता है कैसे हो। समझा गया ना। अब तुम देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे तुमको बता दे रहे हैं। देखो इस समय वीवो एक ब्रांडेड कंपनी है ना। वीवो में क्वालिटी होता है कि नहीं होता है? ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है नहीं करता? हर शहर में उसका कुछ ना कोई स्टोर होता ही है। बुधवार में देखो कहीं भी देखो, हर शहर में उसका स्टोर होता है। और सर्विस भी बढ़िया देते हैं सब। जब वो सब जिस तरह कहोगे उस तरह खोल के दिखाएंगे सब, जो चीज पूछोगे बताएंगे सब। अब प्लस अगर मान लो तुम्हारे पास ऑन टाइम पैसा नहीं है तो EMI भी निकालते हैं सब, कि मोबाइल ले लीजिए और मंथली पैसे देते रहिएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट भरते रहिएगा। मान लो 10,000 का मोबाइल है तो हर महीने में 1,000 भरते रहिए। समझा गया ना। तो कंपनी चाहती है कैसे भी करके हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचा जाए। तो कभी कभी EMI निकाल लेती है, कभी कभी कहती है होली का ऑफर है, कभी कभी दिवाली का ऑफर है, छठ पूजा का ऑफर है, ले लीजिए। समझा गया ना।
तो कोई भी मान लो भविष्य में कोई भी कंपनी खोलना चाहता है, सबसे पहले उसे 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला क्या, क्वालिटी, दूसरा क्या, क्वांटिटी, तीसरा क्या, सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। मान लो हम ही एक टीचर है, ठीक, तो हम हमारे ऊपर भी नियम लागू होता है। पहला हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। सब दूसरा क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। मान लो हम एक साल में एक वीडियो बनाएंगे तो कोई देखना चाहेगा, देखना चाहेगा, लेकिन एक साल में एक वीडियो, क्वांटिटी मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी ना। और तीसरा सर्विस, सेवा भी, कि वीडियो बना रहे हैं तो साथ में नोट्स भी दें, ठीक, समझा गया ना। ये सब चीज़ें होती है, इसे कहते हैं QPS टेक्निक, ये अर्थशास्त्र में पढ़ा जाएगा, समझा गया ना। अब अपने टॉपिक को वापस चलते हैं। देखो एक है तुम्हारा, देखो और नवीकरणीय में एक छूट का था पुनः चक्री और अचक्री। वही है पुनः चक्री अचक्री का मतलब ये होता है कि चक्कर मतलब क्या होता है, जो चक्कर खा का फिर से अब मिल जाए, समझा गया ना। अब पुनः चक्री अचक्री मतलब जो एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म, समझा गया ना। तो और नवीकरणीय संस्थान के अंतर्गत ही आ जाएगा, समझा गया ना। अब इसमें बचा क्या है, इसमें बचा सब तो हेडिंग खत्म हो गया, अब इसमें बचा ये चीजें। देखो जो मानव का जीवन होता है वो 3 चीजों से प्रभावित होता है किसी भी देश के नागरिक का। किस किस से, पहला पर्यावरण से, ठीक, पहला किससे, पर्यावरण से, दूसरा प्रौद्योगिकी से, मतलब उद्योग से, यानी बिजनेस से, उद्योग से, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, उद्योग से, और तीसरा उस देश की संस्थाएं से। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं सब, निर्भर रहती हैं सब। कैसे निर्भर रहती हैं सब, तो देखो पहले हम समझते हैं पर्यावरण, ठीक, पहले क्या समझते हैं कि किसी मानव का जीवन पर्यावरण पर कैसे निर्भर रहता है। अगर तुम मान लो मानव पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कोई भी देश अगर पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उस देश के जनसंख्या के लिए खतरनाक है कि नहीं है ना। अब पर्यावरण को रोकेगा कौन, पर्यावरण को रोकेगा कौन, हम लोग जनता। जनता के ऊपर शासन कौन करती है, संस्थाएं, कोई ना कोई संस्थाएं ये तो होती हैं, समझाएगा ना। तो अगर संस्थाएं अच्छे से काम करेंगी तो पर्यावरण क्या होगा, कम होगा, समझ आ गया ना। तो तीनों चीजें एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है सब, समझ आ गया। अब को प्रौद्योगिकी सर्च कैसे निर्भर है। अब मान लो कि पर्यावरण को हम कंट्रोल कर रहे हैं खूब बढ़िया से, संस्था भी खूब बढ़िया है, तो संस्था में जो लोग होंगे उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं कोई भी किसी भी संस्था में, तो उन सबको पैसा भी चाहिए, तो उन सबको पैसा किससे आएगा, बिजनेस से आएगा, प्रौद्योगिकी से आएगा। तो बिजनेसमैन टैक्स देंगे सब, उस संस्था को पैसा मिलेगा, संस्था को पैसा मिलेगा, संस्था उस पैसे से नागरिकों की कल्याण करेगी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है इसमें, समझ आएगा ना। तो तीनों चीजें क्या है, संस्थाएं, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर निर्भर रहे। अगर सोचो एक को कम कर देंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा वो। अगर सोचो केवल बिजनेस और संस्था पर ही देश चला जाए कि खूब बिजनेस बढ़ा रहा है, खूब ज्यादा फैक्ट्री लग रहा है और पर्यावरण पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, लोग वैसे मर जाएंगे। दिल्ली का हालत देख लो, धुआं उड़ता है वैसे दिनों भर, धुआं धुआं, ठीक। अगर मान लो केवल पर्यावरण पर ध्यान दिया गया, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर, तो वहां पर जब मान लो खाली बिजनेस पर ध्यान दिया जाएगा और पर्यावरण पे, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई संस्था चाहिए ना, तानाशाही चलने लगेगी। कोई एक व्यक्ति होगा जिसके अंडर में पूरा कंट्रोल हो जाएगा बिजनेस का, समझा गया ना। तो पर्यावरण, संस्थाएं और प्रौद्योगिकी, किसी भी देश के अगर ये तीनों चीजें बैलेंस है तो वो देश विकास के मार्ग पर चलेगा, नहीं तो विकास के मार्ग पे नहीं चलेगा। और देश विकास के मार्ग चलेगा तो मानव का जीवन वहां पर बढ़िया रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो असुरक्षित रहेगा, लोग जल्दी जल्दी मर खत्म हो जाएंगे, समझा गया ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।